हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लुसेंट सिलेक्शन बैच का सेट 6। इसके पहले मैंने सेट 5 को मैंने करा चुका हूं, है ना। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। इस लुसेंट सेट का डिस्कशन कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 नंबर में पहला नंबर प्रश्न है कि सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला जो आंसर होगा, पहला होगा कि प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद इनके दरबार में थे, सही है। दूसरा, इन्होंने माउंट आबू पर्वत पर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की, ये भी सही है। इन्होंने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी सही है। यानी एक आंसर जो होगा 1, 2, 3 हो जाएगा, है ना। एक आंसर डी होगा। उसके बाद 2 नंबर में है कि पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात किस कलचुरी शासक ने उन्हें सर्वप्रथम पुनः प्रारंभ कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगेय देव, है ना। यानी 2 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये उपाधियां हैं और कुछ शासक और उनके संस्थापक है। जैसे कर्णदेव की जो उपाधि थी वह थे त्रिकलिंगाधिपति थी। दूसरा, गंगेय देव की उपाधि थी विक्रमादित्य की। भीम द्वितीय ने सोलंकी वंश का ये अंतिम शासक थे और मूलराज प्रथम ये सोलंकी वंश का संस्थापक थे। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर, मोहम्मद गजनी के दरबार में रहने वाले विद्वानों का सही क्रम। तो ध्यान देंगे, मोहम्मद गजनी के दरबार में रहने वाले जो विद्वान हैं वो आपका अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तवी एवं फरूखी, है ना। सबसे पहले अगर हम अलबरूनी की बात करें तो याद रखेंगे अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था और इन्होंने भारत में तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसकी रचना उन्होंने 11वीं सदी में की थी, इसलिए इसे 11वीं सदी के दर्पण के नाम से जाना जाता है। इनके संदर्भ में और एक पॉइंट याद रखेंगे, ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने पुराण का अध्ययन किया था। ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने पुराण का अध्ययन किया था। लेकिन यहाँ अगर प्रश्न ये आ जाए कि पहला मुसलमान जो हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था तो दरासी को आ जाएंगे। दूसरे की हम बात करें तो फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी और याद रखेंगे इसी शाहनामा में आपको सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथाओं का उल्लेख मिलता है जिसको लागू किया था बलबन ने। उत्बी की अगर बात करें तो याद रखेंगे उत्बी ने तारीख ए यामनी नामक पुस्तक की रचना की थी। तारीख ए यामनी नामक पुस्तक की रचना की थी जिससे यामनी वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। और फारूकी ने तारीख ए अल्पतगीन नामक पुस्तक की रचना की थी जिससे अल्पतगीन के शासन का इतिहास मिलता है। यानी 4 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में है कि गुजरात के किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया। तो यहाँ ध्यान देंगे, मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले जो पराजित किया था मूलराज द्वितीय, जिन्हें भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने 1178 में पराजित किया था माउंट आबू के निकट पराजित किया था। लेकिन मूलराज द्वितीय के मां के कहने पर मोहम्मद गोरी को मूलराज द्वितीय ने छोड़ दिया। भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। उसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के बीच में से हुआ और पृथ्वी चौहान से यह पराजित हुआ, यानी भारत में उसकी दूसरी पराजय थी। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में तुर्की सत्ता की नींव रखी गई। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित करके मार डाला। और मोहम्मद गोरी का अंतिम जो आक्रमण हुआ वह 1205 में खोखरों के विरुद्ध हुआ था, है ना। खोखरों के विरुद्ध हुआ था, ये याद रखूंगा। और इसी युद्ध में घायल होता है और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ प्रश्न 2 याद रखेंगे, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, तो अरब हो जाएगा। ध्यान देंगे इसको, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे आ जाए पहला नंबर कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था।
तो मोहम्मद बिन कासिम यानी अरब। दूसरा आ जाएगा कि भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो महमूद गजनी था, महमूद गजनी था। और तीसरा नंबर प्रश्न आए कि भारत में सबसे पहले तुर्की सत्ता का नींव किसने रखा, तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। तो ये 3 प्रश्न को ध्यान से देख करके करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए 5 का आंसर जो होगा वह सी होगा। उसके बाद 6 नंबर में है कि खतौली का युद्ध किसके किस लड़ा गया था, के बीच लड़ा गया था, तो याद रखेंगे राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, यानी 6 का आंसर जो होगा आपका बी होगा। 7 नंबर की अगर बात करें तो महमूद गजनी के सेना में से कौन से हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, तो याद रखेंगे सिमंद राय एवं तिलक, ये आपको महमूद गजनी के सेना में 2 उच्च पदों पर आसीन होने वाले हिंदू थे। उसके बाद हम बात करते हैं कलचुरी चेदी राजवंश के संदर्भ में प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे। कलचुरी चेदी राजवंश के संदर्भ में प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके राज दरबार में निवास करते थे, तो याद रखेंगे इनका जो आंसर होगा ये आपको गंगे देव होगा, है ना, यानी 8 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम बात क्षमा चाहते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका डी नंबर होगा, यानी उपयुक्त कलचुरी दरबार में, है ना, ये सभी के दरबार में निवास किए थे, यानी 8 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भीम प्रथम के संबंध बीमल ने कराया था, तो याद रखेंगे इन्होंने जो निर्माण किया था वो अब्बू पर्वत पर ऋषि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। अब इनके संदर्भ में याद रखेंगे ये दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये आपको भारत का एकमात्र मंदिर है जो विशुद्ध संगमरमर से बनाया गया है। और दूसरा नंबर ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ यानी जिनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है कि स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो ये ध्यान देंगे। 9 का आपका सी होगा। उसके बाद है 10 नंबर में गुजरात के बघेल वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुजरात के बघेल वंश की जो स्थापना थी वह लवण प्रसाद ने किया था, यानी 10 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के संदर्भ में सही ऐतिहासिक क्रम क्या है, तो याद रखेंगे 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया और 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, यानी इसका आंसर जो होगा 11 का सी होगा। 1 एवं दोनों 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद हम बात करते हैं 12 नंबर में, तो 12 नंबर जो प्रश्न है ये है कि महमूद गजनी को बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह, याद रखेंगे बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने कौन सी उपाधियां प्रदान की थी, तो याद रखेंगे अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी को 2 उपाधियां प्रदान की थी। पहली उपाधि थी यामीन उद दौला और दूसरा था यामीन उल मिल्लाह, है ना, ये ध्यान देंगे। एक साम्राज्य का संरक्षक होता है और एक जनता का संरक्षक होता है, ये उपाधि धारण की, यानी 12 का सी नंबर होगा। उसके बाद 13 नंबर है कि परमार्दी देव किस राजवंश के शासक थे जिनके दरबार में अल्लाह और उदल नामक वीर सेनानायक रहते थे, इसका आंसर हो जाएगा चंदेल वंश, यानी 13 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 14 नंबर कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है, कथन कारण है महमूद गजनी के भारत आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था, ये गलत है, यानी आंसर होगा ए सही है और आर गलत है, यानी 14 का सी। समझेंगे भारत में महमूद गजनी का जो पहला आक्रमण हुआ वह 1001 से लेकर के 1027 तक, यानी टोटल, यानी भारत में महमूद गजनी का जो टोटल आक्रमण हुआ वह 17 बार हुआ, है ना। पहला आक्रमण 1001 में और अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ था, यानी टोटल 17 बार भारत में आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। और भारत में महमूद गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यहाँ साम्राज्य विस्तार नहीं करना था, यहाँ राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था, मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना। इसीलिए क्योंकि उस समय भारत में धन का जो केंद्र होते थे वह मंदिर हुआ करते थे, इसलिए महमूद गजनी का जो मुख्य टारगेट बना वो मंदिर बना, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य था धन का लूटना था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में
धन को लूटने का भी मुख्य उद्देश्य था कि मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार कर सके हैं, यहाँ के धन को लूट करके ले जा करके मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को विस्तार कर सके, इसलिए इसे लूटा था। और मंदिर को केंद्र इसलिए बनाया था लूट का, क्योंकि मंदिरों में, मूर्तियों में, आपको पिलरों में आपको सोने चांदी से जड़े गए थे, इसलिए मोहम्मद गजनी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है या बुत किशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर आपका इसका सी हो जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के किस शासक ने 1326 में चित्तौड़ को खिलजी शासकों से पुनः जीतकर वंश की सत्ता स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा हमीर सिंह, यानी 15 का बी नंबर आंसर होगा। उसके 16 नंबर, भारत पर अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर प्रथम था, ये ध्यान देंगे, दाहिर प्रथम था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और सबसे पहले देवल नामक बंदरगाह पर अधिकार किया था। देवल बंदरगाह पर अधिकार किया था। और याद रखेंगे, एमबीके के द्वारा सिंध पर इतिहास की जो जानकारी मिलती है वह चाचनामा से मिलती है। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे सिंध पर आक्रमण किया, उसमें जो राजा था यहाँ का दाहिर प्रथम था, दाहिर प्रथम था। मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में याद रखेंगे, ये पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने सिंध के निवासियों से सबसे पहले जजिया कर को वसूल किया था, और ये पहला शासक था जिन्होंने भारत में दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन किया था। तो ये ध्यान देना होगा। उसके बाद 17 नंबर में है कि मोहम्मद गजनी के अपने किस आक्रमण को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताया गया? तो नागरकोट के विरुद्ध हमला 1008 में वो मंदिरों पे किया था, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर 18 है कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? ये कर्ण द्वितीय होगा, बघेल वंश से, यानी 18 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका याद रखेंगे कुमारपाल, इसका आंसर हो जाएगा बी कुमारपाल, है ना। 20 नंबर की बात करते हैं तो 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का स्थापना किसने की? तो अल्तगीन ने की थी। ध्यान देंगे, गजनी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पूरी कहानी सुन लेंगे। गजनी पर जो शासन स्थापित हुआ वो आपको यामनी वंश का हुआ। गजनी पर जो शासन स्टार्ट हुआ, गजनी पे जो शासन स्टार्ट हुआ वो आपको यामनी वंश, और यामनी वंश का जो समय रहा 932, और इसका जो संस्थापक थे अल्तगीन थे। अल्तगीन के बाद अगला जो उत्तराधिकारी आते हैं वह सुबुक्तगीन आते हैं, सुबुक्तगीन आते हैं। और सुबुक्तगीन का जो अगला उत्तराधिकारी आता है वह महमूद गजनी आता है। महमूद गजनी याद रखेंगे 997 में आप लोग गजनी का शासक बनता है। हालांकि महमूद गजनी शासक बनने से पूर्व खुरासान का सूबेदार होता है। जब ये 997 में गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के साथ ही सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद के विरुद्ध सैन्य अभियान करता है, जिसकी जानकारी तारीख ए गुजिदा नामक पुस्तक से मिलती है। और याद रखेंगे इसी पुस्तक से जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गजनी खलफ बिन अहमद को पराजित करके सुल्तान की उपाधि धारण करता है। यहाँ प्रश्न ये आ जाए कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन थे? तो महमूद गजनी है। और यही महमूद गजनी, क्योंकि महमूद गजनी से पहले भी इनके पिता सुबुक्तगीन ने भी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उन्हीं सफलता को पूरा करने के लिए, उनके आक्रमण को पूरा करने के लिए महमूद गजनी भारत पे आक्रमण करता है। 1001 से लेकर 1027 के बीच में, यानी टोटल 17 बार आक्रमण करता है, और इस 17 बार में एक बार भी नहीं हारता है। तो ये ध्यान देंगे कि 20 का आंसर सी नंबर होगा। उसके बाद 21 नंबर है गढ़वाल वंश के किस शासक के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? गोविंद चंद्र, ये ध्यान देंगे। तो 21 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया? और उसमें युक्त
युक्ति कल्पतरु में वैज्ञानिक यंत्रों का उल्लेख किया। इसका आंसर जो हो जाएगा वो याद रखेंगे राजा भोज, यानी 22 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद 23 नंबर में है कि खजुराहो के मंदिरों के संदर्भ में पंचायतन शैली में निर्मित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया था? तो याद रखेंगे लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण कराया था यशोवर्मन ने कराया था, यानी 23 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 24 नंबर है चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने हरिकेली नामक नाटक का संस्कृत में लिखा था, सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से उनके द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, ये भी सही है, यानी 24 का आंसर हो जाएगा 1 एवं 2। अब थोड़ा समझेंगे, ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। इस 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा से पहले संस्कृत विद्यालय था और संस्कृत विद्यालय के दीवालों पर हरिकेली नामक नाटक का अंकन मिलता है, जिसको लिखा था विग्रहराज चतुर या विसल देव ने, है ना। उसके बाद 25 नंबर में है कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, सही है। उसने आदि बराह की उपाधि धारण की, ये भी सही है, आदि बराह की। वह शिव का परम भक्त था, ये गलत है, ये आपको भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु के ये भक्त थे, ये ध्यान देंगे, है ना, यानी 25 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 26 नंबर है कि सुमिलित करना है कि कौन किससे संबंधित है, तो ध्यान देंगे सोमदेव, सोमदेव के द्वारा लिखा गया जो रचना है वो ललित विग्रहराज है। चंद्रबरदाई इनके द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। कृष्ण मिश्र इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की और धनंजय इन्होंने 10 रूपक की रचना की, यानी आंसर हो जाएगा आपका BADC, BADC यानी 26 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 27 नंबर में, वह एकमात्र भारतीय नरेश कौन था जिसने मोहम्मद गजनी की महत्वाकांक्षियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया? याद रखेंगे चंदेल वंशीय शासक विद्याधर, यह पहला शासक था जिन्होंने मोहम्मद गजनी का सफल प्रतिरोध किया था या विरोध किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 27 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस परमार शासक के द्वारा कराया गया था? फिर से समझेंगे, मैंने बताया कि चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस परमार शासक के द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, यानी 28 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 29 नंबर, दिल्ली की स्थापना और उसे सुदृढ़ करने के संबंध में तोमर वंश के शासकों का सही योगदान क्या है? तो याद रखेंगे अनंतपाल तोमर द्वितीय ने लाल कोट का निर्माण करवाया था, ये इसका आपका सही है, यानी 29 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है कन्नौज के गढ़वाल वंश की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन विहार का निर्माण कहाँ कराया था? तो इसका इन्होंने निर्माण कराया था सारनाथ में, जो उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित है। 30 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे? तो याद रखेंगे इनका जो आंसर हो जाएगा वो महेंद्र पाल, है ना, जो राजशेखर निवास करते थे वो आपको महेंद्र पाल के समय में निवास करते थे, यानी 31 का ए नंबर होगा। 32 है कि परमार वंश के दरबारी विद्वानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से वाकपति मुझ के दरबार में नहीं रहता था, है ना, ये ध्यान देंगे, इसका आंसर हो जाएगा भवभूति। 32 का आंसर हो जाएगा भवभूति, यानी डी नंबर। उसके बाद है 33 नंबर कि 1194 में हुए चंदावर के युद्ध का परिणाम क्या था? तो याद रखेंगे मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित करके मार डाला था, यानी 33 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 34 नंबर, खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे राजा धंग ने कराया था, इसका निर्माण राजा धंग ने कराया था, यानी 34 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्रतिहार राजवंश की राजधानियों का सही कालक्रम क्या है? ध्यान देंगे, सबसे पहले इन्होंने राजधानी बनाया था भीनमाल को, उसके बाद बनाया था उज्जैन को,
उसके बाद बनाया था कन्नौज को, यानी 35 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है आपका 36 नंबर कि किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा धंग, यानी 36 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल का वर्णन किया है? याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सुलेमान ने, है ना, सुलेमान ने। और अल मसूदी के संदर्भ में बात करें तो याद रखेंगे इन्होंने भारतीय मानसून का इन्होंने खोज किया था। इब्न बतूता के संदर्भ में बात करें तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। याद रखेंगे यह मोरक्को का निवासी था। मोरक्को की राजधानी रबात है और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है इब्न बतूता, रेहाला, क्षमा चाहते हैं। इनके पुस्तक का जो नाम है वो है आपका रेहाला, ये ध्यान देंगे, है ना। एमबीटी ने इन्हें 1341 में एमबीटी ने इन्हें दिल्ली का काजी बनाया था। एमबीटी ने इन्हें दिल्ली का काजी बनाया था, ये ध्यान देंगे। और एमबीटी 1341 में आपको चीन के दूत के रूप में एमबीटी के द्वारा नियुक्त किया गया, चीन के दूत के रूप में वहां से ये चले गए, तो इतना ध्यान रखना होगा। अल-बरूनी के संदर्भ में याद रखिएगा 11वीं सदी में महमूद गजनी के साथ ये भारत आए थे। तो इस तरह से 37 का ये नंबर हो जाएगा। 38 है नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष किस वंश से संबंधित दरबार में या समकालीन थे? तो याद रखेंगे इनका आंसर हो जाएगा गढ़वाल वंश, है ना, गढ़वाल वंश से रिलेटेड थे। उसके बाद है आपका 39 नंबर कि चंदेल वंश के किस शासक ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए जल समाधि ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा धंग, राजा धंग ने समाधि ली थी, यानी 39 का सी होगा। 40 है परमार राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर परिसर में कौन सी संस्था खोली गई थी? इसका नाम है संस्कृत विद्यालय, है ना, संस्कृत विद्यालय इन्होंने खोला था। उसके बाद 41 नंबर है कि गंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी गंग वंश के अधिकांश शासक जैन धर्म के अनुयायी थे, सही है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति के निर्माण गंग शासक माधव प्रथम ने कराया था, ये गलत है। याद रखेंगे कि गोमतेश्वर मूर्ति का जो निर्माण कराया था वो आपको चामुंड ने कराया था, चामुंड राय ने कराया था, ये ध्यान देंगे। यानी आंसर आपका केवल एक हो जाएगा, यानी 41 का ए नंबर। उसके बाद है 42 नंबर कि गुजराती कवि सोढल ने किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था? तो ये धर्मपाल हो जाएंगे, यानी 42 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 43 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी भाषा में उत्कीर्ण कराई थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वह पहला वंश जिन्होंने अपने पूरे राजलेखों को हिंदी भाषा में उत्कीर्ण कराया था वो शासन था आपका सेन वंश, है ना, तो सेन वंश हो जाएंगे, यानी 43 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है विश्वविद्यालय है और मिलान करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण धर्मपाल ने कराया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसका निर्माण गोपाल ने कराया था। सोमपुर महाविहार, इसका निर्माण देवपाल ने कराया था। और उदंतपुरी बौद्ध मठ, इसका निर्माण कराया था आपको धर्मपाल ने, यानी 2 1 4 3 आंसर हो जाएगा। क्षमा चाहते हैं, है ना, ध्यान देंगे ये आपका सोमपुरी बिहार का निर्माण कराया था, आपका सोमपुरी का कराया था, सोमपुरी का जो कराया था आपका धर्मपाल और उदयपुरी का कराया था देवपाल, यानी 2 1 3 4 आंसर हो जाएगा, यानी 44 का ए नंबर होगा। उसके बाद आपका 45 नंबर कश्मीर के राजवंशों के शासन का सही कालक्रम क्या होगा? तो याद रखेंगे कश्मीर में सबसे पहले राजवंश स्थापित हुआ कारकोट वंश का, उसके बाद हुआ उत्पल वंश का और अंत में हुआ लोहार वंश का, यानी आंसर होगा 45 का सी, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। उसके बाद 46 नंबर है कि काकतीय वंश की शासिका रुद्रादेवी के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
याद रखेंगे सी हो जाएगा, इन्होंने दयाग जी केसरी की उपाधि प्राप्त की थी, ये गलत है, यानी 46 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 47 नंबर, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किस सेन शासक ने प्रारंभ की जिसे बाद में लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया, ये होगा आपका बलाल सेन, यानी 47 का आंसर सी होगा। उसके बाद 48 नंबर में है आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके राज्यसभा में निवास करते थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में ये निवास करते थे, ध्यान देंगे, यानी 48 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 49 नंबर कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर यानी सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा कराया गया था, यानी 49 का ए नंबर। 50 नंबर है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से शामिल होने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल, है ना, इसका आंसर धर्मपाल हो जाएगा। ध्यान देंगे कन्नौज के संदर्भ में बात करें तो पूर्व मध्यकाल में भारत का केंद्र था जिसको लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे, और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शासकों ने भूमिका निभाई थी इस पर अधिकार करने के लिए। पहला पाल, दूसरा प्रतिहार और तीसरा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के संदर्भ में समझेंगे तो ये पहला वंश था जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत पे आक्रमण किया था, है ना। कन्नौज के संदर्भ में बात करें तो याद रखेंगे इसे महोदय नगर के नाम से जाना जाता है ना, महोदय नगर के नाम से जाना जाता है, महोदय नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनके संदर्भ में याद रखेंगे इनको इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है और सुगंधित शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुलाब के फूल से इत्र आपको यहीं पे बनाया जाता है, ठीक ना। तो ये आपको 50 का सी यानी धर्मपाल हो जाएगा। इसी तरह से हम टोटल जो लुसेंट का सेट है डेली एक सेट हम कराते चलेंगे, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों का हम सेट कराते चलेंगे, और आप इसको एक एक सेट को आसानी से देख करके अपना तैयार करते चलिएगा। देखिएगा एक दिन आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना, और किसी भी एग्जाम के लिए सबके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। तो रहने देते इतना ही, नेक्स्ट में फिर हम नेक्स्ट सेट को लेकर आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक।